नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान के हमारे खास कार्यक्रम 23 की डगर 24 पर नजर में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। संसद के विशेष सत्र को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने एजेंडा भी जारी कर दिया है। हालांकि विपक्ष को लेकर अभी भी विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने की आशंका है। सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चाएं हैं। सरकार संसद के विशेष सत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण संबंधित बिल पेश कर सकती है। ये खास रिपोर्ट देखिए। महिला आरक्षण पर सुगबुगाहट हुई तेज। विशेष सत्र में बिल लाने की मांग ने पकड़ा जोर। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। हमारी कल सीडब्ल्यूसी कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक में रेजोल्यूशन पास हुई, प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें यह मांग की गई है कि ये जो आने वाला विशेष सत्र है उसमें महिला आरक्षण के उस बिल को पास किया जाए, पारित किया जाए। आधी आबादी को मिलेगा उम्मीदों का आसमान। 24 का चुनावी समर होगा आसान। जिस सियासत में मुर्दों को जिंदा रखने की रवायत रही हो, उनकी जुबान से सही समय पर अपने फायदे वाली बात कहलवाने का चलन रहा हो, वहां चुनावी मौसम में वोट की भरपूर फसल की गारंटी माना जाने वाला महिला आरक्षण बिल पर कैसे नहीं सुगबुगाहट होती। इसीलिए महिला आरक्षण की पुरजोर मांग उठने लगी है। जी हां, संसद के विशेष सत्र से पहले महिला आरक्षण की मांग जोर पकड़ने लगी है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि इन्हीं 5 दिनों में महिला आरक्षण बिल को पास करा लिया जाए। इसे लेकर हैदराबाद में चल रही सीडब्ल्यूसी की बैठक में बाकायदा प्रस्ताव पास किया गया। खास बात यह है कि सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी INDIA दोनों में किसी गठबंधन में शामिल नहीं रहने वाली भारत राष्ट्र समिति यानी BRS भी महिला और OBC आरक्षण का मुद्दा उठाने को तैयार है। RJD समेत INDIA के कई घटक दलों ने भी महिला आरक्षण बिल की पुरजोर वकालत की है। खास बात यह है कि RSS ने भी महिला आरक्षण के समर्थन में आवाज उठाई है। शनिवार को RSS ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें सभी क्षेत्रों में महिला आरक्षण के लिए प्रयास करने की बात कही गई है। 23 की डगर पर चलकर 24 को साधने की कवायद जोर पकड़ रही है। तभी कांग्रेस अब लगातार महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने की मांग उठा रही है। कल सीडब्ल्यूसी कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक में रेजोल्यूशन पास हुई, प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें यह मांग की गई है कि ये जो आने वाला विशेष सत्र है उसमें महिला आरक्षण के उस बिल को पास किया जाए, पारित किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। आपको ज्ञान है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने पत्र भी लिखा था, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। हम फिर से उस मांग को इस प्रस्ताव के जरिए दोहराते हैं। ये विधेयक 2010 राज्यसभा में पारित हो चुका है, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो सका था। इसीलिए कांग्रेस कार्य समिति ने संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने की मांग उठाई है। कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने, लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण के लिए। अलग अलग सरकारें, राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। आपको बताते चलें कि महिला आरक्षण बिल बीजेपी के कोर एजेंडे में रहा है। अटल बिहारी सरकार के समय में भी इसे पास कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब बहुमत नहीं होने की वजह से बिल अटक गया था। इसीलिए आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार लंबे वक्त से इसे लागू करने की मांग उठाती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के मैनिफेस्टो में भी महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का वादा किया था। इसीलिए चर्चा इस बात की है कि बीजेपी अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने के लिए इस बिल का सहारा ले सकती है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी महिला आरक्षण बिल को जल्द ही पास होने की बात कही थी। राजस्थान के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब देश में महिलाओं को संसद से कानून बनाकर आरक्षण दिया जाए। संसद में अगर महिला आरक्षण बिल पास होता है तो लोकसभा चुनाव से पहले 160 से ज्यादा सीटों का समीकरण बदल सकता है। लोकसभा चुनाव में महिला वोटर्स की तादाद काफी अहम है,
चुनाव आयोग ने 2019 के डेटा के मुताबिक भारत में कुल 91 करोड़ मतदाताओं में महिला वोटर्स की संख्या करीब 44 करोड़ है। आयोग के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव में वोट डालने के मामले में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं आगे रही हैं। आयोग के मुताबिक 2014 के चुनाव में भी बीजेपी को महिलाओं का भरपूर समर्थन मिला था। CSDS के मुताबिक 2014 में 29% महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाले थे। उस साल बीजेपी को कुल 31% वोट मिले थे। 2009 के मुकाबले ये बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी थी। 2009 में 18% महिलाओं का वोट ही बीजेपी को मिला था। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सरप्राइज करने के लिए भी जानी जाती है। 2019 चुनाव के तुरंत बाद मॉनसून सत्र में बिना किसी शोर शराबे की सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक पेश कर सबको चौंका दिया था। अब देश चुनाव की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में मोदी सरकार फिर कोई ऐसा बिल लाकर चौंकाने की तैयारी भी तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं सीडब्ल्यूसी की बैठक में सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया। हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी के समापन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आज का यह सैलाब वर्तमान सरकार की चूल्हे हिला देगा। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी शहीद हो गई, खालिस्तान नहीं बनने दिया। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इतिहास गवाह है कि इस परिवार ने देश हित को ऊपर रखा। आज देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। जो गांधी परिवार का इतिहास रहा है, पंडित नेहरू थे, देश की एकता अखंडता के लिए संदेश दिया। इंदिरा जी शहीद हो गई, खालिस्तान नहीं बनने दिया, उनका सीना छलनी कर दिया गया। राजीव गांधी चाहते थे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित हो, हमारे तमिल भाइयों का भला हो, हिंसा नहीं हो, वो भी शहीद हो गए, बम से उड़ा दिए गए करमुद्दूर के अंदर, पड़ोस के अंदर। इतिहास गवाह है, इस परिवार ने पार्टी के ऊपर देश हित को रखा है। आपको याद होगा असम के अंदर, बोडोलैंड के अंदर कि संघर्ष चलते थे, मिजोरम के अंदर अपनी सरकारें कुर्बान करना मंजूर किया राजीव गांधी जी ने, और शांति स्थापित की, देश को एक रखा, अखंड रखा। ये परिवार जिसका 30 साल से ये परिवार कोई पद पे नहीं है, ना प्रधानमंत्री बन सकते थे, नहीं बनी सोनिया जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बनाया। राहुल गांधी बन सकते थे, वो नहीं बने। देश गवाह है किस प्रकार से इस परिवार का त्याग, बलिदान, कुर्बानी, आजादी के पहले भी लंबा इतिहास है। वक्त नहीं है क्योंकि बात करूं, लंबा इतिहास है किस प्रकार से देश में इस परिवार ने त्याग, बलिदान, कुर्बानी करी है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर बवाल मच गया है। शांति धारीवाल को उठा करके अरब सागर में फेंकने के बयान को लेकर कांग्रेस गुस्से से लाल नजर आ रही है। शांति धारीवाल से लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास तक ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पर जमकर हमला बोला है। राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, लेकिन राजस्थान की मर्दानगी पर कालिक पोतने का पाप किसने किया? अशोक गहलोत सरकार ने किया, और दुर्भाग्यपूर्ण है। तारीख 9 मार्च 2022 राजस्थान विधानसभा में गृह विभाग की अनुदान मांगों पर बतौर गृह मंत्री शांति धारीवाल की जुबान से जब मर्दों का प्रदेश निकला तो उस पर जमकर बवाल मचा। बीजेपी ने शांति धारीवाल पर लगातार हमलों की बौछार की। बैकफुट पर आए धारीवाल ने माफी मांगकर मामले का पटाक्षेप तो कर लिया, मगर बीजेपी इस मामले पर भला कहां चुप रहने वाली। इसीलिए चुनावी शोर में मर्दानगी से भरा बयान बीजेपी की चुनावी सभाओं में खूब गूंज रहा है। हैरत यह है कि बीजेपी भी मर्यादा की सीमाएं लांघती दिख रही है। केंद्र सरकार के कद्दावर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत धारीवाल की मर्दानगी पर न केवल तंज कस रहे हैं, बल्कि उससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए 80 साल के मंत्री को उठाकर अरब सागर में फेंकने तक की बात कहकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। हद तो यह है जब बीजेपी कार्यकर्ता उनके इस बयान को जायज करार देते हुए तालियां बजा रहे हैं। राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, लेकिन राजस्थान की मर्दानगी पर कालिक पोतने का पाप किसने किया? अशोक गहलोत सरकार ने
किया और दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो आज भी मंत्रिमंडल का हिस्सा है, वो आज भी मंत्री है। ऐसा व्यक्ति जिसको उठा करके बाहर फेंक देना चाहिए और अरब सागर में फेंक देना चाहिए, वो आज राजस्थान के मंत्रिमंडल का मंत्री है। सूबे की सियासत में गिरता भाषा का स्तर इसलिए भी परेशान करता है कि राजस्थान की सियासत में हमेशा नफासत देखने को मिलती रही है। यहाँ एक दूसरे को रोज कोसने वाले नेता जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से बड़े अदब के साथ पेश आते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं। राजस्थान के नेताओं के रिश्तों में तलखी सिर्फ सियासी भाषा के हिस्से तक ही सीमित रही है। यहाँ चुनाव में भी व्यक्तिगत रंजिश नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई देखने को मिलती रही है। यही वजह है कि प्रदेश और देश में चुनाव को लोकतंत्र का पवित्र उत्सव माना जाता है, मगर बदलते दौर के साथ इलेक्शन का पर्व अब युद्ध का मैदान बनता जा रहा है और नेता खुद को योद्धा से कम नहीं मान रहे। तभी चुनावी रणभेरी बजने के साथ ही हर तरफ जय घोष सुनाई देने लगे हैं। नेताओं और उनकी पार्टी की ताकत का अंदाजा रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ से लगाया जाने लगा है। जिस नेता की रैली फीकी रही, समझिए उसकी लोकप्रियता का ग्राफ गिरावट की ओर है। इसीलिए भीड़ जुटाने और माहौल में खुद की लोकप्रियता को बरकरार रखने के लिए नेताओं की जुबान हदें पार करने लगी हैं। तल्ख भाषा के इस्तेमाल के जरिए नेताजी तालियां बटोर रहे हैं। बीकानेर में गजेंद्र सिंह शेखावत हाड़ौती के लाल धारीवाल पर गर्म हुए तो सूबे की सियासत में तूफान आ गया। नफीस भाषा शैली के लिए मशहूर गजेंद्र का गुस्सा आखिर इतना क्यों भड़का, इसे लेकर इस तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के बयान को जब धारीवाल ने सुना तो उनसे भी रहा नहीं गया। धारीवाल ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की भाषा पर सवाल खड़े किए। मर्दानगी के बयान के जख्मों से परेशान धारीवाल ने भाषा पर पूरा नियंत्रण रखा। पलटवार करते हुए धारीवाल बस इतना ही बोले कि बेहतर होता मोदी जी के मंत्री जी मुझे अरब सागर में फेंकने की बात कहने के बजाय ईआरसीपी को पूरा कराने में ताकत लगाते। तो प्रताप सिंह खाचरियावास भला कहाँ चुप रहने वाले थे। बोले धारीवाल शेखावत के पिताजी की उम्र के हैं, वे केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए उन्हें ताकत के बेजा इस्तेमाल से बचना चाहिए। उन्होंने इसे घमंड की भाषा बताया और कहा कि केंद्रीय मंत्री को इस पर तत्काल माफी मांगनी चाहिए। बेवजह उठाकर फेंकने की बात करेंगे तो बचाने के लिए ठाकुर जी खड़े हैं। मुझे अरब सागर में फेंकने की बात करते हैं। अरे यार ईआरसीपी तो बना दो कम से कम, तो तुम्हारा ही डिपार्टमेंट है, इतना तो कर दो। 12 जिलों को पानी मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा। ये बीजेपी की भाषा है क्या? ये बीजेपी के लोग जो ज्ञान चरित्र एकता की बात करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं, ये सिद्धांत है उनका कि 82 साल के एक बुजुर्ग आदमी को जो खुद कैबिनेट मिनिस्टर है शांति धारीवाल जी, उनके लिए उठाकर फेंकते। क्षत्रिय इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते। कहते हैं ना कि जहाँ को प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ले, कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये इतना घमंड कहाँ गया विवेक बीजेपी वालों को? इतना घमंड दिखा रहे हो क्या हो भाई? आप केंद्रीय मंत्री हो, इसका मतलब ये तो ना उठा के किसी को अरब सागर में फेंक दोगे। बेवजह अरब सागर में उठाने फेंकने लगते तो ठाकुर जी खड़े हैं बचाने के लिए लोगों को। प्रदेश की जनता को अभी कांग्रेस और बीजेपी की पहली सूची का इंतजार है। अभी दोनों के ही नेता जनता में लोकप्रिय चेहरों की तलाश कर चुनाव जीतने की रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी धारीवाल पर हद से ज्यादा हमलावर है तो कांग्रेस संजीवनी को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत पर चुनाव प्रचार जैसे ही तेजी पकड़ेगा, माहौल में शब्दों की मर्यादाएं और टूटेंगी। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए दूसरों को राह दिखाने वाले नेताजी को ये शोभा नहीं देता। आखिर उन्हें देखकर सैकड़ों हजारों लोग जनता की सेवा के लिए राजनीति को चुनते हैं। अगर नेतृत्व की भाषा ही बेपटरी हो जाएगी तो फिर उसके पीछे चलने वालों से सही रास्ते पर चलने की उम्मीद भला कैसे रखी जाएगी? लोकतंत्र में चुनाव की अहमियत जंग के किसी मैदान से कम नहीं होती। जिस नेता की सियासी जमीन मजबूत होती है उसका आत्मविश्वास सर चढ़कर बोलता है। मगर प्रदेश के कुछ नेताओं की सियासी जमीन लगता है अब दरकने लगी है, इसलिए अब उनकी जबानें भी फिसलने लगी है। अभी तो यह आगाज भर है, जब चुनाव प्रचार जोरों पर होगा और योद्धा आमने सामने होंगे तब भाषा शैली में आने वाली गिरावट से और ज्यादा इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।
तो वहीं सीकर में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही 7 करोड़ गारंटी कार्ड देने के दावे पर उन्होंने मांग की कि सरकार गारंटी कार्ड को लेकर के व्हाइट पेपर जारी करे। कितने लोगों को लाभ मिला, इसका व्हाइट पेपर जारी किया जाए। वहीं प्रभुलाल सैनी ने कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी जहां 52,000 बूथों पर फोटोयुक्त बूथ कमेटी के साथ अपनी सेना के साथ खड़ी है, वहीं आज आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के पीसीसी के चीफ जो पूरे संगठन को थैले में लिए घूम रहे हैं, आज कह रहे हैं कि आज हम 25 जिलों के जिलाध्यक्षों की घोषणा भी करेंगे और पीसीसी को भी बनाएंगे। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार एक परिवार इस पूरी कांग्रेस को अपने कैद में लिए हुए हैं, गांधी परिवार, उसी तरह कांग्रेस पार्टी अब अशोक गहलोत जी और गोविंद जी के बीच में सिमट गई। इनका कोई संगठन नहीं। आज अब तक जो महंगाई राहत कैंपों में इन्होंने 7 करोड़ 16 लाख गारंटी कार्ड बांटे हैं। मुख्यमंत्री जी ने वचनबद्ध होकर गारंटी दी है। मैं आज की पीसीसी के माध्यम से मांग कर रहा हूं कि कितने गारंटी कार्ड जिनको वस्तुस्थिति में उन लोगों को लाभ मिला उसका उनको व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। किस्सा कुर्सी को लेके ये सरकार लड़ती रही है, काम करती रही है, जनता को राहत नहीं है, किसानों के साथ धोखा दिया है। और अभी हाल ही में कृषक ऋण माफी कमीशन का गठन इन्होंने किया है और विधानसभा में पारित भी किया, आनन फानन में बिना बहस के इन्होंने किया है। इसके पीछे मात्र लॉजिकली यह है कि किसानों का जो कर्जा 2018 में 99,000 करोड़ से ज़्यादा था, वो बढ़कर 1,34,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। और उसी से बचने के लिए, क्योंकि उन्होंने कर्जा माफ़ नहीं किया, राहुल गांधी जी की घोषणा को पूरा नहीं किया, शायद आम किसान को और आम जनता को भटकाने के लिए ये कमीशन लेकर ये आए हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, किसानों के प्रति भी हमारी भारत सरकार की यदि हम बात करें, हमारी भारत सरकार कभी दिखावा नहीं करती है, काम को करती है। नीति और नियत किसान के लिए समर्पित है। चाहे समर्थन मूल्य का सवाल रहा हो, हम लोगों ने 1.5 से 2 गुना तक समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम किया है। कृषक सम्मान निधि की जहाँ हम बात करें तो मेरे साथियों लगभग 2,40,000 करोड़ से ज़्यादा 11 करोड़ किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफर की जाती है। दूसरी तरफ हम ये देखें तो राहत कैंप लगाकर आम जनता को आहत करने का काम राजस्थान की कांग्रेस सरकार कर रही है। तो वहीं राजधानी जयपुर में भाजपा मुख्यालय पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। डॉक्टर किरोड़ी ने कहा कि सरकार के हर विभाग में खुला घोटाला चल रहा है। उन्होंने खान विभाग में 66,000 करोड़, तो वहीं जलदाय विभाग में 13,000 करोड़ के अलावा डीओआईटी समेत सचिवालय कर्मी पर 26 फ्लैट खरीदने के गंभीर आरोप लगाए हैं। किरोड़ी से इन आरोपों को लेकर के हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने बात की है, आप भी सुनिए। मुख्यमंत्री जी को भी चेताया है सीधे तौर पर कि आप या तो संभल जाइए वरना ईडी आपको भी नहीं बख्शेगी। ना किसी को नहीं बख्शेगी, क्योंकि ये मोदी का राज है। मोदी के राज में कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो वो भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। आगे आप जो अपने सबूत इकट्ठे किए हैं उनको लेकर क्या करेंगे? आपने 7 दिन का समय दिया है। ज्यादातर ईडी को दे दिया, कुछ रह रहे हैं और दे देंगे, और हम 7 दिन बाद खुद थानों पे जाकर विभिन्न प्रकरणों की एफआईआर दर्ज कराएंगे, ताकि परिवर्तन यात्राओं के दौरान कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों में बना मोमेंटम बरकरार रखा जा सके। आगामी विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की व्यवस्थाएं भी लगातार बनी हुई हैं और ऐसे में संभावनाएं बन रही हैं कि टिकटों की घोषणा में कुछ और वक्त लग सकता है। हालांकि पार्टी ने अपने स्तर पर तैयारी पूरी कर ली है। तो उस समय हम लोग जरूर उनके पास प्रस्ताव लेके जाएंगे और केंद्रीय चुनाव समिति इस पे निर्णय लेगी। हमारी तैयारी सब है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।